हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पादप कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, जिसे अंग्रेजी में सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में मृत अवयव होती है या कोशिका भित्ति है वो मृत होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका के अंदर और कवक के अंदर भी पाई जाती है। कवक मतलब फंजाई के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कोशिका भित्ति है, अलग अलग प्रकार के जीवों में कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से होता है। जैसे हम पादप की बात करते हैं तो पादप के अंदर या पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। अन्य पदार्थ भी होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अधिकतर या मेनली जो कोशिका भित्ति का निर्माण है वो सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट यदि हम कवक की बात करें, कवक, तो कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है इसका निर्माण काइटिन से होता है। कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? काइटिन से होता है। जीवाणु कोशिका की बात करें, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन। इस प्रकार देखिए, पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। जीवाणु कोशिका की बात करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा होता है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। और यदि हम कवक की बात करते हैं तो कवक में इसका निर्माण काइटिन से होता है। तो काइटिन, सेलुलोज और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये सभी यदि हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। तो जो पॉलीसेकेराइड है उसके अंदर ये सभी पदार्थ आते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? और पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? देखिए, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पादप कोशिका या प्लांट सेल वॉल के बारे में। जब हम मोनेरा जगत के बारे में बात करेंगे, जब जीवाणु के बारे में बात करेंगे, तब हम जीवाणु की कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब हम फंजाई जगत के बारे में बात करेंगे या फंजाई के बारे में, कवक के बारे में जब डिटेल से बात करेंगे, तब हम जो कवक की कोशिका भित्ति है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लांट कोशिका में सबसे बाहर की ओर स्थित होती है। पादप कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मृत होती है, मतलब निर्जीव होती है। अब निर्जीव होती है, मृत होती है, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा है कि कोशिका का आकार निश्चित बना रहेगा, क्योंकि बाहर सबसे अंदर कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर बाई चांस प्रेशर पड़ता है तो कोशिका झिल्ली तो फैल सकती है, वो सिकुड़ भी सकती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो फैलेगी नहीं और नहीं वो सिकुड़ती है, क्योंकि वो मृत होती है। तो एक कोशिका का जो आकार है वो बनाए रखने का कार्य किसका है? कोशिका भित्ति का है। तो देखिए, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो कि मृत होती है और उस कोशिका के आकार को प्रदान करती है, या कोशिका का आकार है वो निश्चित बनाए रखने का कार्य कोशिका भित्ति का होता है। सबसे बाहर स्थित होती है, इससे अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं।
चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। कोशिका झिल्ली के अंदर का जो द्रव पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है, अंतःपर्दवी जालिका है, रेक्टिका है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। तो हम कोशिका भित्ति के बारे में यदि और डिस्कस करें तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति यदि देखें तो इसकी उत्पत्ति अंतःपर्दवी जालिका ER और गोल्जी बॉडी इन दोनों के द्वारा होती है। कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है या इसका जो निर्माण है वो अंतःपर्दवी जालिका और गोल्जी काय ये दोनों मिलकर करते हैं या इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब इसका निर्माण भी कब होगा? इसका निर्माण जब कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के दौरान, जैसे मान लो हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात करते हैं, तो कोशिका विभाजन जब होगा तब उसमें कुछ प्रावस्थाएं पाई जाती है। हमने या हम साइटोलॉजी में बात करने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज को हिंदी में पूर्वावस्था कहा जाता है, मेटाफेज को मध्यावस्था कहा जाता है और एनाफेज को पश्चावस्था कहा जाता है, टीलोफेज को अंत्यावस्था कहा जाता है। टीलोफेज या अंत्यावस्था, अब वो कोशिका विभाजन की अंतिम प्रावस्था है। जो कोशिका विभाजन की अंतिम प्रावस्था है उस दौरान एक केंद्र से जब दो केंद्र बनते हैं तो उनके बीच में अब कोशिका द्रव्य का क्या होता है? विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब वहां पर टीलोफेज अवस्था के अंदर सर्वप्रथम जो कोशिका भित्ति है वो प्रकट होती है या उसका निर्माण है वो शुरू होता है। और सबसे पहले जो कोशिका भित्ति बनती है वो मध्य पटलिका के रूप में होती है। मतलब जो कोशिका भित्ति है वो 4 प्रकार की हो जाएगी। सबसे पहले मध्य पटलिका, उसके बाद में दोनों और प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति और फिर तृतीय कोशिका भित्ति। इस तरह से 4 लेयर में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति की उत्पत्ति इनके द्वारा होगी और उत्पत्ति होगी कब? टीलोफेज के दौरान। टीलोफेज अवस्था के दौरान कोशिका भित्ति की उत्पत्ति होती है और टीलोफेज अवस्था के दौरान जब इसकी उत्पत्ति होती है तो सर्वप्रथम कौन सी भित्ति बनती है? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण होता है, मिडल लेमिनी या मध्य पटलिका का निर्माण होता है सर्वप्रथम। अब ये जो मध्य पटलिका है तो देखिए ये कोशिका है, एक कोशिका के ये 2 केंद्र हो गए। अब बीच में है वो मध्य पटलिका का इस तरह से निर्माण होता है। ये क्या बन रही है? मध्य पटलिका। मतलब कोशिका भित्ति प्रारंभ में वो मध्य पटलिका के रूप में बनती है। अब किस तरह से बनेगी ये कोशिका विभाजन में हम बात करने वाले हैं। कोशिका विभाजन यदि ये पादप कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं तो पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा तो टीलोफेज के एंड में इनके बीच में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट कुछ पदार्थ है वो बीच में जमा होता है। इससे एक पट्टिका का निर्माण होता है, इसी को मध्य पटलिका कहा जाता है। और इससे क्या होगा? एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। तो पादप कोशिकाओं के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो 2 कोशिकाओं के बीच में एक पट्टिका का निर्माण होता है या पटलिका विधि के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं के बीच में पटलिका बनेगी तो 2 कोशिकाएं अलग होती है। लेकिन यदि जंतु कोशिका हो तो जंतु कोशिका के अंदर ये मध्य पटलिका का निर्माण नहीं होता है। उसमें जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसमें खांच विधि पाई जाती है। मतलब ऊपर से यहां से भी खांच बनेगी, इधर से भी खांच बनेगी, दोनों खांचे हैं वो केंद्र की ओर बढ़ती जाएगी। जब ये दोनों खांचे आपस में मिल जाएगी तब एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जंतु कोशिका की बात करते हैं तो खांच विधि पाई जाती है। पादप कोशिका की बात करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? पटलिका विधि पाई जाती है। बीच में या मध्य में इस तरह से पटलिका का निर्माण होता है। अब ये शुरुआत हो गई मध्य पटलिका से, तो ये है मध्य पटलिका।
अब इस मध्य पट्टिका का निर्माण कैसे होता है? मध्य पट्टिका के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, इसका निर्माण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पैक्टेट है, इससे मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, ये कठोर होते हैं, मतलब जो मध्य पट्टिका होती है वो कठोर होती है। कठोर का मतलब हार्ड होती है। मध्य पट्टिका कठोर होती है या हार्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट पाए जाते हैं। अब यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल कठोर होते हैं। कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें है वो मध्य पट्टिका पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट पाए जाते हैं। लेकिन जब ये जो फल है पक जाते हैं, जब ये फल पक जाएंगे उस समय ये जो मध्य पट्टिका है ये घुल जाती है। जब ये घुल जाती है तो ये फल है वो कोमल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं। पट्टिका भित्ति है उसके 4 भाग होते हैं। सेल वॉल के कितने भाग होते हैं? 4 सेल वॉल, इसके 4 भाग होते हैं। पहले भाग के बारे में हमने अभी बात की है। पहला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका अभी हमने बात की, टीलोफेज अवस्था के दौरान इसका निर्माण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट इसमें पाए जाते हैं। इस कारण यह हार्ड होती है या कठोर होती है। नंबर 2 नंबर पे आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए मध्य पट्टिका जैसे सेंटर में आ गई मध्य पट्टिका, इसके बाहर दोनों ओर प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। मतलब जो मध्य पट्टिका है ये दोनों ओर है वो प्राथमिक भित्ति का निर्माण करती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति है वो मध्य पट्टिका के दोनों ओर पाई जाती है। अब इसका जो निर्माण है वो होता है सेलुलोज के द्वारा। अधिकतर सेलुलोज के द्वारा, इसके साथ में हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन इसमें पाया जाता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी पाया जाता है। यह जो कोशिका भित्ति होती है यह पतली होती है, मतलब मोटी नहीं होती है, पतली होती है और यह कोमल होती है या सॉफ्ट होती है। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसका निर्माण सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन इन पदार्थों से होता है। यह जो कोशिका भित्ति है यह पतली होती है और कोमल होती है। अब इसके अलावा ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये केवल विभज्योतक जो होता है, जो विभज्योतक की ऊतक है उसमें पाई जाती है। तो इसकी उपस्थिति किसकी? प्राथमिक कोशिका भित्ति की उपस्थिति विभज्योतक की ऊतक में पाई जाती है। मतलब ये विभज्योतक में पाई जाती है। अब ऊतक के बारे में बात करते हैं तो ऊतक वैसे 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और दूसरा हो जाता है स्थायी ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक है उसके अंदर देखो मध्य पट्टिका तो सभी में पाई जाती है, मध्य पट्टिका तो सभी में पाई जाएगी, लेकिन ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये मध्य पट्टिका के दोनों ओर पाई जाती है। इसका मतलब यहां लिखा हमने विभज्योतक के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है इसका मतलब मध्य पट्टिका तो उसके भी अंदर होती है। तो विभज्योतक ऊतक है इसके अंदर मध्य पट्टिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति ये दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति।
द्वितीयक कोशिका भित्ति, या इसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल कह सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें 3 परतें पाई जाती है। कितनी परत होती है? 3। कौन कौन सी होती है? S1, S2 और S3। इस तरह से जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें 3 परतें पाई जाती है, S1, S2 और S3। अब 3 परतें पाई जाती है, इसलिए यह जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये मोटी हो जाती है। तो यह मोटी परत होती है, और मोटी होने के साथ में यह कठोर परत होती है। कठोर, कठोर मतलब हार्ड। तो ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, 3 परतें होती है और मोटी परत हो जाती है, और यह कठोर होती है। अब यदि हम द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में बात करें, तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसके बाहर पाई जाती है, और जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है इसके ऊपर लिग्निन का जमाव होने से द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो देखिए, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति पर किसका जमाव होने से? लिग्निन का जमाव होने से। प्राथमिक कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होने से द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब लिग्निन का जमाव हुआ तो लिग्निन के कारण यह हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होगा? प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर जब लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जब निक्षेपण होता है, तो उससे कौन सी कोशिका भित्ति बनती है? द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। अब ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, द्वितीयक और तृतीयक दोनों जो कोशिका भित्ति होती है, ये स्थायी ऊतक के अंदर पाई जाती है। तो इसकी उपस्थिति किसमें पाई जाएगी? ये स्थायी ऊतक, यह है वो स्थायी ऊतक के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम चौथी परत के बारे में बात करें, तो तृतीयक कोशिका भित्ति, क्या नाम हो जाएगा? तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, ये हो गया तृतीयक कोशिका भित्ति। अब तृतीयक कोशिका भित्ति के बारे में यदि हम बात करें, तो ये तृतीय कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति से भी बाहर पाई जाती है, और सामान्यतः जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म, जो प्लांट है उनमें यह पाई जाती है। इसके अलावा जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है, यह विभजोतक में नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? स्थायी ऊतक के अंदर पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट और इसमें जो स्थायी ऊतक होते हैं उसमें पाई जाती है स्थायी ऊतक। देखो, स्थायी ऊतक के बारे में यदि मैं सिंपली बात करूं, तो स्थायी ऊतक का मतलब ये होगा कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब ये परमानेंट है, स्थायी है, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यदि विभाजन की क्षमता पाई जाती है तो उसे तो विभुजोतक कहा जाता है, जबकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इस कारण इनको स्थायी ऊतक कहा जाता है। तो ये जो स्थायी ऊतक होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल, दूसरे होते हैं जटिल। सरल और जटिल, अब अंतर क्या हो गया? सरल का मतलब है ये सरल प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक जो है ये सरल प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो जटिल स्थायी ऊतक है ये जटिल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं
पाई जाती है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से होते हैं? तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात करें तो ये मृदु ऊतक होता है, स्थूल कोण ऊतक होता है और दृढ़ ऊतक होता है। ये तीन है वो सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण है। इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और जटिल की बात करते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो है यह दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल का सेवन करेगा, फ्लोएम भोजन का सेवन करेगा या भोज्य पदार्थों का सेवन करेगा। अब ये दोनों ऊतक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, इसलिए इनको संवर्ध ऊतक भी कहा जाता है। हालांकि डिटेल से इसके बारे में हम ऊतक वाले पाठ में पढ़ेंगे। मैंने आपको सिंपली बताने का प्रयास किया है इस ऊतक के बारे में। तो जो जटिल ऊतक है वो इस स्थायी ऊतक के अंदर आता है और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी आते हैं। तो जो स्थायी ऊतक है उसके अंदर द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है और मध्य पटलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति ये विभुजोतक कर पाई जाती है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्थायी ऊतक के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते, तो ये भी पाए जाते, तो सबसे अंदर ही होते हैं। तो जो स्थायी ऊतक है उसके अंदर मध्य पटलिका पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है और तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाई जाने वाली जो चार भाग होते हैं, चार जो परतें होती है वो इस प्रकार होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और मध्य पटलिका। अब यदि हम आगे इसकी वृद्धि की बात करते हैं, ये कोशिका जो भित्ति है वो किस प्रकार वृद्धि करती है, तो इसमें वृद्धि दो प्रकार की होती है। इसमें जो वृद्धि होती है वह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? दो जो प्रकार है, एक है कणादान और दूसरी जो वृद्धि है उसका जो प्रकार है वो है स्तराधान। कणादान और स्तराधान। उस सेल वॉल का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जमाव से होता है। जैसे मध्य पटलिका के ऊपर पदार्थ जमे तो प्राथमिक सेल वॉल का निर्माण हुआ, प्राथमिक सेल वॉल के ऊपर और लिग्निन जैसे पदार्थ जमे तो द्वितीय सेल वॉल का निर्माण हुआ और उसके ऊपर अन्य पदार्थों का जमा होने से तृतीय सेल वॉल का निर्माण हुआ। अब जब ये पदार्थ जमते हैं, सेल वॉल के ऊपर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होता है, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इन पदार्थों का जमाव नहीं होता है। अब पदार्थों का जमाव नहीं होगा तो वहां से ये पदार्थ है वो अंदर बाहर होंगे या इन पदार्थों का क्या होगा, आवागमन होगा। ऐसी जो जगह होती है, ऐसे जो रिक्त स्थान होते हैं, ऐसे जो छिद्र होते हैं, इनको गर्त कहा जाता है। क्या कहेंगे? गर्त। अंग्रेजी में कहते हैं पिट्स, गर्त या पिट्स। समझने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जमाव से होता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इन पदार्थों का जमाव नहीं होता है। जब इन पदार्थों का जमाव नहीं होता है तो वहां पर छिद्रनुमा संरचनाएं रह जाती है, नलिका नुमा संरचनाएं रह जाती है, जहां से पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। इन छिद्रनुमा जो संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो यहां पर पदार्थों का जमाव नहीं होगा। सबसे पहली बात तो है पदार्थों का जमाव नहीं होता है। अब पदार्थों का जमाव नहीं हुआ तो इसमें से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होगा। यहां पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनका क्या होगा, आवागमन होगा या आवागमन होता है। ऐसी जगह होती है, ऐसी जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होती है, छिद्र जो होती है, इनको गर्त या पिट्स कहा जाता है। अब ये पिट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गर्त या पिट्स दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? किस तरह से जो संरचनाएं बनती है वो कैसी बनती है, जो संरचनाएं बनेगी वो किस प्रकार की बनती है, उस आधार पर गर्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो है सरल प्रकार के, कैसे गर्त है, सरल। दूसरे है परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त।
सरल प्रकार के गर्त और परिवेशित गर्त। अब जो सरल प्रकार के गर्त है उसमें इस तरह की संरचना बन जाती है, बिल्कुल पाइप नुमा संरचना बन जाती है। और परिवेशित गर्त जो है इनमें इस तरह की संरचना बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो सरल प्रकार के गर्त होते हैं वो समान व्यास के होते हैं, व्यास इनका समान होता है, इनका व्यास समान होता है। और ये जो संरचना बनी है इसमें व्यास समान नहीं होता, अंतर सामने दिख रहा है। इनमें ये जो गर्त होते हैं इनका व्यास समान नहीं होता है। चित्र में स्पष्ट है, ये बिल्कुल व्यास समान है, एक बेलनाकार संरचना होती है, बिल्कुल पाइप नुमा भाग होता है, ये भी पाइप नुमा भाग है, लेकिन देखो इसका व्यास समान नहीं है। यहां पर व्यास ज्यादा है, इधर कम है, यहां पर और भी कम है, आगे और बढ़ेगा, व्यास असमान है। अब व्यास असमान होने से क्या हुआ कि ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है ये क्या करेगा, इसमें से जो पदार्थों का आवागमन होगा इनके आवागमन को ये भाग नियंत्रित करेगा। और यह भाग जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है, टोरस कहा जाता है। तो परिवेशित जो गर्त होते हैं इसमें टोरस पाया जाता है, टोरस पाया जाता है। परिवेशित गर्त के अंदर टोरस पाया जाता है, जबकि ये आप देख लो बिल्कुल व्यास समान है, इसमें टोरस नहीं पाया जाता है, टोरस नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गर्त दो प्रकार के हो गए, सरल और परिवेशित। सरल प्रकार के जो गर्त है उसमें टोरस नहीं पाया जाता है और व्यास समान होता है। यहां पर परिवेशित गर्त है, इसमें व्यास समान नहीं होता है और टोरस पाया जाता है। अब यहां पर यदि टोरस के बारे में पूछ ले तो टोरस क्या है, तो टोरस क्या होंगे, ये ऐसी जगह होती है या इस गर्त में पाए जाने वाले ऐसे भाग होते हैं जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं, जो पदार्थों के आवागमन को नियमित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टोरस कहा जाता है। समझने के लिए मैंने आपको यहां बता दिया कि ये परिवेशित गर्त है लेकिन व्यास समान नहीं है। अब इसमें जब पदार्थों का आवागमन होगा तो कंट्रोल कौन करेगा, ये भाग, जो भाग कंट्रोल करेगा उसको क्या कहते हैं, टोरस कहा जाता है। अब ये जो गर्त है ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। यहां पर ये समझने वाली बात है कि टोरस गर्त इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो उनमें गर्त भी नहीं पाई जाती। मतलब उससे जोड़कर हम याद रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो इनमें गर्त भी पाए जाते हैं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो उसमें गर्त भी नहीं पाए जाते। अब इनमें एक और संरचना होती है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है या कहते हैं। इसको मैं यहां नोट कर रहा हूं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है कि दो पादप कोशिका है, दो पादप कोशिका, ये दोनों कोशिका, इनका जो जीव द्रव्य है ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। कोशिका, दो कोशिका, दो पादप कोशिका। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये भी पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो इनमें दो कोशिकाएं या दो कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है वो आपस में वो जुड़ा हुआ होता है, उनमें क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, उसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। एक कोशिका, उसमें बीच में अंगुलिनुमा प्रवर्ध बने,
दूसरी कोशिका, उसमें भी अंगुलिनुमा प्रवर्त बने और वे दोनों आपस में जुड़ गए। दो कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में वो जुड़ जाता है। इसके लिए बीच में जो संरचना बढ़ती है इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पहली बात तो किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है और कवक में पाई जाती है। इनका निर्माण कैसे होता है या किससे होता है? उसके बाद में हमने पादपों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में बात की। जो 4 प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है उसमें सबसे पहले हमने मध्य पट्टिका के बारे में बात की, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से बात होगी। इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है और इसमें पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के बारे में बात की और अंत में हमने गर्भ और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात की। इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।